चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए, अहमदाबाद में मकर संक्रांति का दिन है। आसमान पतंगों से भरा हुआ है और एक लड़की मीरा अपनी छत से पतंग उड़ा रही है। और तभी उसकी नजर आसमान में एक अजीब चीज पर पड़ती है, दिन के उजाले में चांद। वो थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके मन में वही सवाल आते हैं जो शायद कभी न कभी हम सबके मन में आए होंगे। ये चांद दिन में क्या कर रहा है? और अगर ये गोल है तो इसका आकार हर रात थोड़ा थोड़ा क्यों बदलता है? क्या ये कोई ग्रहण है? ये सवाल जितने बच्चों वाले लगते हैं, इनके जवाब उतने ही गहरे हैं। और ये सवाल बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में ये राज छुपा है कि हम इंसानों ने समय को समझना और मापना कैसे सीखा। पृथ्वी, चांद और सूरज का ये जो रिश्ता है, ये सिर्फ आसमान की खूबसूरती नहीं है, ये हमारी पहली घड़ी थी और हमारा पहला कैलेंडर भी है। तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम इस पहेली की तह तक जाएंगे। मीरा के सवाल से शुरू करके हम समझेंगे कि चांद की कलाएं क्या हैं, वो दिन में क्यों दिखता है और कैसे हजारों साल पहले लोगों ने सिर्फ आसमान को देखकर हमारे आज के कैलेंडर की नींव रखी थी। तो सबसे पहले उस बड़े सवाल पर आते हैं जो मीरा के मन में था। चांद का आकार क्यों बदलता है? मुझे याद है, बचपन में लगता था कि कोई इसे खा रहा है और फिर वापस उग रहा है। हाँ, ये बहुत आम सोच है, पर असलियत ये है कि चांद का आकार कभी नहीं बदलता। वो हमेशा एक पूरा गोला ही रहता है। हमेशा। हमें जो बदलता हुआ दिखता है वो असल में उस गोले का वो हिस्सा है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए, आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं। ठीक है। और बीच में एक लैंप जल रहा है जो हमारा सूरज है। आपका दोस्त जो चांद है उस लैंप के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और आप यानी पृथ्वी एक जगह खड़े होकर उसे देख रहे हैं। अच्छा, तो जब आपका दोस्त आपके और लैंप के ठीक बीच में होगा तो उसका रोशन चेहरा लैंप की तरफ होगा और आपको उसकी अंधेरी पीठ दिखेगी। अच्छा, मतलब जब हमें चांद नहीं दिखता। बिल्कुल। और जब वो घूमकर लैंप के दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी लैंप आपके और दोस्त के बीच में होगा, तब आपको उसका पूरा रोशन चेहरा दिखेगा। वो हो गई पूर्णिमा। वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। तो वो जो हमें कभी आधा चांद या कभी एक पतली सी रेखा दिखती है, वो बस उस दोस्त के चेहरे पर अलग अलग एंगल से पड़ती हुई रोशनी है। बिल्कुल। और इसी चक्र के लिए हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत शब्द हैं। जब चांद का चमकीला हिस्सा बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, तो उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी वर्धमान काल। हाँ, और जब ये हिस्सा घटता है पूर्णिमा से वापस अमावस्या की तरफ, तो उसे कृष्ण पक्ष या क्षीमाण काल कहा जाता है। और ये जो पूरा चक्र है, ये करीब 29.5 दिन में पूरा होता है। एकदम सटीक, घड़ी की तरह। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अब दूसरा सवाल जो मीरा को हैरान कर रहा था, चांद दिन में क्यों दिख रहा था? मुझे भी हमेशा यही लगता था कि चांद तो सिर्फ रात की चीज है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, हम बस ध्यान नहीं देते। तो ये कोई अनोखी घटना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में होता यह है कि चांद हर रोज पिछले दिन के मुकाबले करीब 50 मिनट देर से उगता है। 50 मिनट देर से? ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है, तब तक चांद भी अपनी कक्षा में थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है। तो पृथ्वी को उस नए पॉइंट तक पहुंचने के लिए थोड़ा और घूमना पड़ता है, जिसमें करीब 50 मिनट लग जाते हैं। इसी वजह से उसका उगने का समय लगातार बदलता रहता है और वो अक्सर दिन के समय भी आसमान में मौजूद होता है। अच्छा, तो इसका मतलब पूर्णिमा के दिन जब चांद और सूरज आसमान में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, हाँ, एकदम ऑपोजिट, तब सूरज के डूबते ही चांद उगता है, इसीलिए वो पूरी रात दिखता है। सही। और जैसे जैसे कृष्ण पक्ष शुरू होता है, चांद हर रोज 50 मिनट देर से उगता है और आसमान में सूरज के और करीब आता जाता है। इसीलिए घटते हुए चांद को सुबह सुबह सूरज उगने के बाद देखना बहुत आम है, और बढ़ते हुए चांद को शाम को सूरज डूबने से ठीक पहले। बिल्कुल। मीरा ने शायद कृष्ण पक्ष का चांदी देखा होगा, जो सुबह देर तक आसमान में था। तो ये सब सिर्फ आसमान में होने वाली कोई दिलचस्प घटना नहीं है, बल्कि इसका हमारी जिंदगी से गहरा नाता है। मतलब हमारा पूरा टाइम टेबल इसी पर टिका है। यही तो समय की नींव है। अगर आप सोचे तो प्रकृति ने हमें समय मापने के लिए 3 ही तो घड़ियां दी हैं। पहली है दिन, यानी पृथ्वी का अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाना। दूसरी है महीना, यानी चांद की कलाओं का एक पूरा चक्कर। और तीसरी है साल, यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर एक चक्कर, जिससे मौसम बदलते हैं। वैसे आपने दिन कहा, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है।
हम 24 घंटे को एक दिन मानते हैं, पर स्रोतों में इसे माध्य सौर दिवस या मीन सोलर डे कहा गया है। ये माध्य यानी एवरेज शब्द यहाँ क्यों जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। माध्य शब्द इसलिए जरूरी है क्योंकि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर का रास्ता एकदम गोल नहीं है, थोड़ा अंडाकार है। अच्छा। जब पृथ्वी सूरज के करीब होती है तो वो तेज चलती है, और जब दूर होती है तो धीमी। इस वजह से एक दिन की असल लंबाई कुछ सेकंड्स तक घटती बढ़ती रहती है। तो हमारी घड़ियों को ठीक से चलाने के लिए वैज्ञानिकों ने इन सब दिनों का एक औसत निकाल लिया, जिसे हम 24 घंटे कहते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो दिन, महीना और साल, इन तीनों प्राकृतिक घड़ियों को एक साथ बांधने की कोशिश ही हमारा कैलेंडर है। बिल्कुल। और यहीं से असली चुनौती शुरू हुई। एक चंद्र चक्र, जैसा हमने कहा, लगभग 29.5 दिन का होता है। तो 12 चंद्र चक्रों का एक साल हुआ करीब 354 दिन का। 354 दिन। हाँ, जबकि पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में लगते हैं लगभग 365 दिन और 6 घंटे। यानी लगभग 11 दिन का फर्क। अगर हम सिर्फ चांद के हिसाब से चलते तो कुछ ही सालों में हमारी दिवाली गर्मियों में आने लगती और होली सर्दियों में। बिल्कुल, त्योहार और मौसम का पूरा तालमेल ही बिगड़ जाता। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीके निकाले। आज हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो एक सौर कैलेंडर है। उसका मुख्य काम मौसम के साथ तालमेल बनाए रखना है। हाँ, और इसके लिए उसने एक बहुत चालाक सिस्टम बनाया जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। हाँ, हर 4 साल में एक दिन जोड़ दो, यानी फरवरी में 29 दिन। ये तो काफी आसान लगता है। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और नियम है जो इसे और सटीक बनाता है। पृथ्वी का एक चक्कर ठीक 365.25 दिन का नहीं, बल्कि 365.2425 दिन का होता है। अच्छा, थोड़ा सा कम। हाँ, थोड़ा सा। ये जो 0.0075 दिन का छोटा सा अंतर है, ये 400 सालों में इकट्ठा होकर लगभग 3 दिन का बन जाता है। 1 मिनट, तो क्या इसका मतलब हमारा लीप ईयर वाला सिस्टम भी थोड़ा सा गलत है? अगर हम सिर्फ हर 4 साल में एक लीप दिन जोड़ते रहें तो 400 साल बाद हमारा कैलेंडर 3 दिन आगे निकल जाएगा। इसी को ठीक करने के लिए एक और नियम बनाया गया। नियम यह है कि कोई भी शताब्दी वर्ष, जैसे 1700, 1800 या 1900, लीप वर्ष नहीं होगा जब तक कि वो 400 से पूरी तरह भाग ना हो जाए, जैसे साल 2000। अरे वाह, मतलब 400 सालों में हम 3 लीप ईयर जानबूझकर छोड़ देते हैं ताकि हमारा कैलेंडर ब्रह्मांड के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इसके पीछे तो सदियों की प्लानिंग है। बिल्कुल, ये सोचना ही कमाल है कि आज हम इतनी सटीकता से समय मापते हैं, लेकिन हमारे स्रोत एक और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात बताते हैं। ये ज्ञान कोई नया नहीं है। भारत में तो हजारों साल पहले लोग इन चीजों की गणना कर रहे थे, वो भी बिना किसी कंप्यूटर या टेलीस्कोप के। हाँ, उत्तरायण और दक्षिणायन का जिक्र है। मतलब सूरज के उगने की जगह का 6 महीने उत्तर की ओर और फिर 6 महीने दक्षिण की ओर खिसकना। हमारे त्योहार जैसे मकर संक्रांति तो इसी पर आधारित हैं। सही कहा। और ये सिर्फ सूरज को देखना भर नहीं था। सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि इन गतियों को नक्षत्रों यानी दूर के तारों के समूहों के साथ जोड़ा गया था। जैसे उत्तरायण की शुरुआत तब मानी जाती थी जब सूर्य मकर तारामंडल के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह दिखाता है कि एस्ट्रोनॉमी की कितनी डीप और एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग थी उस जमाने में। लेकिन भारतीय कैलेंडर ने उस 11 दिन वाली समस्या को कैसे हल किया? एक तरफ चांद का 354 दिन का साल था और दूसरी तरफ सूरज का 365 दिन का साल। इन दोनों को एक साथ कैसे साधा? यहाँ भारतीय खगोलविदों का असली कमाल दिखता है। उन्होंने एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो चंद्र और सौर दोनों है। इसे लूनी सोलर कैलेंडर कहते हैं। लूनी सोलर? हाँ, इसमें महीने तो चांद की कलाओं के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए हमारे सारे त्योहार जैसे दिवाली या ईद हमेशा एक ही तिथि पर आते हैं। तिथि एक चंद्र दिवस होता है जो 24 घंटे से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो त्योहारों के लिए चांद को पकड़ा, लेकिन फिर मौसम का क्या, जो सूरज के हिसाब से चलता है? उसी 11 दिन के अंतर को पाटने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला गया, अधिक मास या मलमास। हर 3 साल में जब ये 11-11 दिन का अंतर बढ़कर लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता तो कैलेंडर में एक पूरा अतिरिक्त महीना ही जोड़ दिया जाता था। एक पूरा एक्स्ट्रा महीना? ये तो लीप डे नहीं, लीप मंथ हो गया। हाँ, एक तरह से लीप मंथ। ये एक जीनियस समाधान था। इससे होता ये था कि चंद्र आधारित त्योहार भी
अपनी जगह पर रहते थे और कैलेंडर हर 3 साल में खुद को रीसेट करके वापस मौसम के साथ अलाइन हो जाता था। ये दिखाता है कि सिर्फ अवलोकन ही नहीं, बल्कि गणित और खगोल विज्ञान की कितनी परिष्कृत समझ थी। तो मीरा का वो एक सवाल कि चांद दिन में क्यों दिख रहा है, हमें कहां से कहां ले आया, आसमान में पतंग उड़ाते हुए वो अनजाने में वही सवाल पूछ रही थी जिसने हजारों सालों से इंसानों को हैरान किया है। हमारा समय काम कैसे करता है? और ये सिर्फ जिज्ञासा का सवाल नहीं था। इन चक्रों को समझना खेतीबाड़ी के लिए, समुद्री यात्राओं के लिए और सामाजिक अनुष्ठानों को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी था। आसमान सच में इंसान की पहली घड़ी, पहला कैलेंडर और पहला नेविगेशन सिस्टम था। तो एक लड़की के सवाल ने हमें हजारों साल के इंसानी खोज से जोड़ दिया, पर अंत में हमारे स्रोत एक और दिमाग चकरा देने वाला सवाल खड़ा करते हैं। उनमें सायन वर्ष, ट्रॉपिकल ईयर और नक्षत्र वर्ष, सिडेरियल ईयर का जिक्र है। ये क्या है और इनमें क्या फर्क है? ये समय को मापने का सबसे बारीक स्तर है। सायन वर्ष, जो लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का होता है, वो समय है जो पृथ्वी को मौसम का एक चक्र पूरा करके वापस उसी बिंदु पर आने में लगता है, जैसे एक वसंत से अगले वसंत तक। हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर इसी पर आधारित है। और नक्षत्र वर्ष इससे लगभग 20 मिनट लंबा होता है। ये वो समय है जो पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाकर दूर के किसी तारे के संबंध में वापस उसी स्थिति में आने में लगता है। इन दोनों के बीच का ये जो 20 मिनट का अंतर है, ये पृथ्वी के अपनी धुरी पर एक बहुत धीमी डगमगाहट की वजह से है, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। 20 मिनट का अंतर तो बहुत कम लगता है। एक साल में कम है, लेकिन हजारों सालों में ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आज से 13,000 साल बाद हमारी गर्मियों में आसमान में वो तारामंडल नहीं होंगे जो आज दिखते हैं। उत्तरायण मकर राशि में नहीं, बल्कि कर्क राशि में शुरू होगा। अरे बाप रे! तो यहाँ एक सवाल उठता है, जब हम ब्रह्मांड के अरबों साल के पैमाने पर सोचते हैं, तो एक साल की हमारी ये परिभाषा जो मौसम पर टिकी है, उसका क्या मतलब रह जाता है? हमारे सबसे सटीक कैलेंडर भी इस ब्रह्मांडीय घड़ी के सामने थोड़े अस्थिर लगते हैं।